आप सभी का हमारे YouTube चैनल इंग्लिश मार्गदर्शन में बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली अपडेट्स आपको मिलती रहें। धीरे धीरे करके हम ग्रामर के सारे टॉपिक्स कवर करते जा रहे हैं और यदि आपने अभी तक हमारा बेसिक्स ऑफ इंग्लिश पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 नहीं देखा है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि एक बार जाएँ, उनको अवश्य देखें, क्योंकि आज जो हम टॉपिक प्रारंभ करने वाले हैं वो टॉपिक कहीं ना कहीं उन बेसिक्स ऑफ इंग्लिश पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 से आगे का है। आप मान सकते हैं कि इसको आज हम बेसिक्स ऑफ इंग्लिश पार्ट 4 कह सकते हैं। वास्तव में हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, टाइप्स ऑफ वर्ब है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। यदि आपने अभी तक टाइप्स ऑफ वर्ब पार्ट 1 को नहीं देखा है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि एक बार जाएं, टाइप्स ऑफ वर्ब पार्ट 1 को जरूर देखें। अगला टॉपिक है हमारा रेगुलर एंड इर्रेगुलर वर्ब्स। बहुत इजीली डिफाइन कर सकते हो। आप क्या करते हो, फॉर्म्स याद करते हो। किसकी फॉर्म्स याद करते हो, वर्ब की फॉर्म्स याद करते हो। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। थोड़ा सा मैं लिख लूं, राइट। आप जानते हो ये क्या होती है, B1 होती है। अगर मैं इसका जिक्र करूं B2 का तो क्या होता है, रोट। अगर मैं जिक्र करूं किसका, B3 का तो क्या होता है, रिटेन। और थोड़ा सा मैं लिख लूं, क्या होता है, सेइंग। क्या होता है, संग। यानी ऐसी क्रियाएं जो क्या करती हैं, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब एंड थर्ड फॉर्म्स ऑफ वर्ब में चेंज हो जाती हैं, जिनके अंत में हम क्या यूज नहीं करते, ईडी यूज नहीं करते या फिर टी का यूज नहीं करते, वो क्या कहलाती हैं, आपकी इर्रेगुलर वर्ब्स कहलाती हैं। कैसे कहलाती हैं भाई, इर्रेगुलर वर्ब्स कहलाती हैं। थोड़ा सा और देखूं मैं, आस्क, आस्क्ड, आस्क्ड। प्रॉमिस, promised, promised। burn, burnt, burnt। इट मीन्स आप कह सकते हो कि यहां पर हम क्या कर रहे हैं भाई, एक ही पैटर्न फॉलो कर रहे हैं। या तो ईडी जोड़ रहे हैं या फिर हम क्या जोड़ रहे हैं, टी जोड़ रहे हैं। यहां पर देखिए, थोड़ा सा ध्यान दें तो इट मीन्स ये जो वर्ब्स हैं ये क्या है, कैसी वर्ब्स हैं भाई। अब आप डिफाइन कर सकते हो, रेगुलर वर्ब्स हैं। क्या है, रेगुलर वर्ब्स हैं। और ये वाली वर्ब्स कैसी हैं, इर्रेगुलर हैं। रीजन क्या है, क्योंकि ये सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब तथा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब में एक ही पैटर्न फॉलो नहीं कर रही हैं, इसलिए ये कैसी वर्ब्स हैं, इर्रेगुलर, और ये कैसी वर्ब्स हैं, रेगुलर। आई थिंक टॉपिक क्लियर हो गया होगा आपका, रेगुलर वर्ब्स क्या होती हैं और इर्रेगुलर वर्ब्स क्या होती हैं। चलिए थोड़ा सा समझ लेते हैं, मूड वर्ब्स क्या होती हैं। मूड इज द मोड और मैनर इन विच द एक्शन डिनोटेड बाय द वर्ब इज रिप्रेजेंटेड। क्या किया जाता है भाई, जिसमें मूड वास्तव में क्या होता है, एक तरीका होता है। क्या होता है, एक तरीका होता है जिसमें क्रिया क्या करती है, क्रिया जो एक्शन को दर्शाती है या क्रिया द्वारा दर्शाए गए कार्य को हम क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं। वहां पर वो वर्ब्स क्या कहलाती हैं, मूड वर्ब्स कहलाती हैं। थोड़ा एक एक एग्जांपल लें हम। जब हम कहते हैं कि इंडिकेटिव मूड, इसका मतलब ये क्या करता है, या तो एक क्वेश्चन पूछता है या फिर किसको दर्शाता है, एक स्टेटमेंट को दर्शाता है। इट मीन्स आप कहें मोहन गोज टू दिल्ली। आपने क्या दर्शाया, एक स्टेटमेंट दर्शाया। एक और लिख लें आप, ही वेक्स अप एट 5 o'clock इन द मॉर्निंग। आपने क्या बताया, एक स्टेटमेंट बताया, या फिर आप क्या यूज कर लें, डज ही गो देयर। इन सेंटेंसेस में आप क्या कर रहे हैं, या तो एक स्टेटमेंट बता रहे हैं या फिर क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन पूछने का कार्य कर रहे हैं। और यहां पर जो आप वर्ब का यूज कर रहे हो वो कौन सा मूड यूज कर रहे हो, इंडिकेटिव मूड यूज कर रहे हो। इंपेरेटिव मोड क्या कार्य करता है भाई, किसका, ऑर्डर का, रिक्वेस्ट का, या फिर किसका, एडवाइस का। जब आप कहते हो हेल्प द पुअर, अब यहां पर आप क्या बताने की कोशिश कर रहे हो, एक एडवाइस बताने की कोशिश कर रहे हो, सलाह दे रहे हो किसी को। इट मींस यहां पर वर्ब का कौन से मूड में यूज हुआ है, इंपेरेटिव मूड में। आई थिंक ये चीजें हम बहुत पहले पढ़ चुके हैं, आपको ये सारी चीजें बेसिक्स ऑफ पार्ट 2 या पार्ट 1 में मिल जाएंगी।
आप वहां पर देख सकते हो। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अगर हम ध्यान दें सब्जेंटिव मूड, ये क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप थोड़ा सा ध्यान दो तो जो सब्जेंटिव मूड होता है वो भी दो प्रकार का होता है। एक क्या होता है, प्रेजेंट सब्जेंटिव मूड, और एक क्या होता है, पास्ट सब्जेंटिव मूड। थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। कॉम्पिटिटिव ग्रामर में इसका अक्सर हमें यूज देखने को मिल जाता है और वहां पर हम सेंटेंस में रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पाते कि वहां पर वर्ब का यूज कैसे हुआ है। थोड़ा सा समझते हैं। चलिए थोड़ा सा सब्जेक्ट मूड को जानने की कोशिश करते हैं। ये हमने क्या बताया था, दो प्रकार का होता है। एक तो क्या होता है प्रेजेंट सब्जेंटिव मूड और क्या होता है एक पास्ट सब्जेंटिव मूड। इट मीन्स आप कह सकते हो कि यहां पर जो वर्ब होती है उस पर सब्जेक्ट का और किसका, टेंस का कोई प्रभाव नहीं होता है। सबसे पहली बात आपको क्या समझनी है, जब भी आप क्या करोगे सब्जेंटिव मूड में किसी वर्ब का यूज करोगे, किसका यूज करोगे, किसी वर्ब का यूज करोगे, उस पर क्या नहीं होता है, किसी भी सब्जेक्ट या फिर टेंस का प्रभाव नहीं होता है। तो आप कह सकते हो कि ये ऐसी वर्ब्स होती हैं जो क्या नहीं अफेक्ट, किससे अफेक्ट नहीं होती हैं, न तो किसी सब्जेक्ट से अफेक्ट होती हैं, ना ही किसी टेंस का उन पर कोई प्रभाव होता है। अब थोड़ा सा समझते हैं। जब आप किसी विश या होप को एक्सप्रेस करते हो और कहते हो गॉड ब्लेस यू, अब थोड़ा सा देखा जाए तो इसमें सब्जेक्ट कैसा है आपका, सिंगुलर है। और आप जानते हो कि जब भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज करते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ किसका यूज करते हैं, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईयर जोड़ते हो। बट हियर यू आर यूजिंग ब्लेस। इट मीन्स अगर आपसे कोई पूछे कि यहां पर जो ब्लेस है वो कैसी वर्ब है, तो आपको बताना पड़ेगा कैसी वर्ब है, कि मूड वर्ब है। कैसी वर्ब है, मूड वर्ब है। और मूड वर्ब में किस कैटेगरी की है, सब्जेंटिव मूड की है। किसकी है भाई, सब्जेंटिव मूड की है। अब क्लियर हो पा रहा होगा। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। जब हम कहते हैं राम वांट्स दैट रानी गो देयर, अब थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन आएगा। क्या कंफ्यूजन आएगा, यहां पर आपने क्या कहा, वांट्स, ठीक है। अब क्या यहां पर आप जो वांट्स यूज कर रहे हो वो सब्जेंटिव मूड में यूज हो रही है, नहीं, ये सब्जेंटिव मूड में यूज नहीं हो रही है। अब थोड़ा सा आप आगे बढ़ो, रानी गो देयर। अब थोड़ा सा देखो, आपके मन में आएगा कि भाई हम क्या करें, यहां पर रानी गोज देयर करें, क्या करें, गो देयर। लेकिन इस प्रकार के सेंटेंसेज में कोई भी वर्ब में किसका प्रभाव नहीं पड़ता है, किसी वर्ब पर सब्जेक्ट का और टेंस का प्रभाव नहीं पड़ता है। अब यहां पर आप देखेंगे गो कैसी वर्ब है, एक मूड वर्ब है। कैसी वर्ब है, मूड वर्ब। अब थोड़ा सा अगला सेंटेंस देखें, इंसिस्टेड, ये किस में आ रखा है, पास्ट में आ रखा है। कौन सा टेंस है भाई, पास्ट में है। ही इंसिस्टेड, उसने जोर दिया, किस बात पर जोर दिया, कि मैं कहां रुकूं, घर रुकूं। उसने कहा राम चाहता है कि रानी वहां जाए। क्या सेंस निकल रखा है, राम चाहता है, क्या चाहता है, कि रानी वहां जाए। नीचे वाला सेंटेंस ही इंसिस्टेड, उसने जोर दिया कि मैं कहां पर रुकूं, अपने घर पर रुकूं। अब यहां पर जैसे ही आपने देखा स्टे, अब ये किस में था, पास्ट में था, तो अकॉर्डिंग टू तो क्या होना चाहिए था, स्टेड होना चाहिए था। लेकिन यहां पर क्या होगा, ये किस में है भाई, मूड वर्ब है। कैसी वर्ब है, ये मूड वर्ब है। इट मींस इन पर किसी सब्जेक्ट का या टेंस का कोई प्रभाव नहीं होता। थोड़ा सा आगे बढ़े। थर्ड जो कैटेगरी होती है वो क्या होती है, पास्ट सब्जेंटिव मूड की, एन अनरियल सिचुएशन या फिर कॉन्ट्ररी फैक्ट। जो चीजें वास्तव में नहीं होती हैं और उनकी हम क्या करते हैं, कल्पना करते हैं, यानी हाइपोथेटिकल सिचुएशन को हम दर्शाते हैं। तो वहां पर जो वर्ब का यूज होता है वो कैसे होता है, सब्जेंटिव मूड में। और किस सब्जेंटिव मूड में, पास्ट सब्जेंटिव मूड में। जब आप कहते हो इफ आई वर अ किंग, अब थोड़ा सा ध्यान दें, आपने किसका यूज किया है, वर का यूज किया है। अगर कोई आपसे पूछे कि यहां पर यह वर्ब जो है कैसे यूज हुई है, तो आप बताओगे किसमें, पास्ट सब्जेंटिव मूड में। किसमें भाई, ये क्या है, एक मूड वर्ब है। कैसी वर्ब है, एक मूड वर्ब है। और किसमें यूज हो रखी है, पास्ट सब्जेंटिव मूड में। यहां पर थोड़ा सा ध्यान दें, आई विश, मेरी इच्छा क्या थी कि मैं क्या करता, उसे काश मैं उसे जानता, काश मैं उसे जानता। यहां पर आपने क्या यूज किया है, न्यू, यानी सेकंड फॉर्म का यूज किया है। अगर आपसे कोई पूछे या कैसी वर्ब है, तो आपको बताना पड़ेगा कैसी वर्ब है, एक मूड वर्ब है।
मूड वर्ब्स पर हम एक सेपरेट वीडियो लेक्चर बनाएंगे, वहां पर हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे कि मूड वर्ब्स आखिर होती क्या है। फिलहाल हमने यहाँ पर क्या समझा, इनकी एक आउटलाइन समझी है। अगर आपको यहाँ पर प्रॉपरली मूड वर्ब्स समझ में नहीं आ पाई हैं तो आप चिंता न करें, इनको लेकर हम एक प्रॉपर वीडियो लेक्चर जरूर बनाएंगे। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा समझ लेते हैं मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स और हेल्पिंग वर्ब्स में क्या कोई डिफरेंस होता है। जब आप क्या लिखते हो, इज एम आर, बाज वर्ड, डू डज, हैज हैव हैड, जैसा कि आप प्रीवियस वीडियोज में समझ चुके हो, ये क्या होती है, बी फॉर्म होती है, ये क्या होती है, डू फॉर्म होती है, और ये क्या होती है, हैव फॉर्म होती है। अब आप कैसे यूज कर रहे हो, इनका हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज कर रहे हो। यहां पर इज को आप क्या लिखोगे, हेल्पिंग वर्ब, और इसको क्या लिखोगे, मेन वर्ब। आराम से आइडेंटिफाई कर सकते हो, पहले हम समझ चुके हैं। अगर हम देखा जाए तो ये जो जितनी वर्ब्स आपको नजर आ रही हैं, इन सब की सब वर्ब्स को हम चाहे तो क्या लिख सकते हैं, हेल्पिंग वर्ब, और चाहे तो हम इनको किसकी तरह यूज कर सकते हैं, मेन वर्ब। यहां पर अगर पूछा जाए तो इज कैसे यूज हो रहा है, क्या कहोगे, मेन वर्ब, या फिर क्या कहोगे, एक लिंकिंग वर्ब। अब थोड़ा सा ध्यान दें, इनमें और इनमें क्या डिफरेंस होता है। ये क्या होती है भाई, थोड़ा सा समझ लेते हैं। मॉडल वर्ब्स क्या होती हैं, जो क्या बताती है, स्पीकर के मूड को एक्सप्रेस करती हैं। क्या करती हैं भाई, स्पीकर के मूड को एक्सप्रेस करती हैं। कौन कौन सी होती हैं, बेल, सेल, कैन, कुड, मे, माइट। अब थोड़ा सा आप ध्यान देंगे, इनमें और इनमें क्या डिफरेंस होता है। यानी ये क्या बन जाती हैं, हेल्पिंग वर्ब्स की तरह भी यूज हो जाती हैं, और किसकी तरह, मेन वर्ब्स की तरह भी यूज हो जाती हैं। लेकिन जो प्योर मॉडल वर्ब होती हैं, क्या होती हैं, प्योर मॉडल वर्ब, वो हमेशा यूज होती है किसकी तरह, हमेशा हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज होती हैं। आप इनको कैसे यूज नहीं कर सकते भाई, मेन वर्ब की तरह यूज नहीं कर सकते, जबकि इनको आप क्या कर सकते हो, मेन वर्ब की तरह यूज कर सकते हो। तो नाउ यू कैन अंडरस्टैंड मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स क्या होती हैं, स्पीकर के जो मूड को एक्सप्रेस करने का कार्य करती हैं, क्या कहलाती हैं, मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स कहलाती हैं। और ये हमेशा कैसे यूज होती है, क्या कहलाती हैं, प्योर मॉडल वर्ब्स कहलाती हैं। हमेशा किसकी तरह यूज होती हैं, हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज होती हैं। इनमें और इनमें क्या डिफरेंस होता है, ये वर्ब्स क्या बन सकती हैं, हेल्पिंग वर्ब बन सकती हैं, और साथ ही साथ क्या बन सकती हैं, मेन वर्ब की तरह यूज हो सकती है। लेकिन ऐसा इनके साथ नहीं होता है। जब आप लिखते हो राम कैन डू दिस वर्क, इस सेंटेंस में आप कैन को कैसे यूज कर रहे हो, हेल्पिंग वर्ब की तरह, इसको कैसे यूज कर रहे हो, मेन वर्ब की तरह। तो यहां से क्या इंपैक्ट निकलता है, क्या रिजल्ट निकलता है, कि ये हमेशा कैसे यूज होती हैं, हेल्पिंग वर्ब की तरह। और एक और सेंटेंस लिख लें, द रिच शुड हेल्प द पुअर। आप यहां पर कैसे यूज कर रहे हो इसको, एक हेल्पिंग वर्ब, ये क्या है, एक मेन वर्ब। तो नाउ आई थिंक आपका टॉपिक क्लियर हो गया होगा, ये क्या कहलाती है, मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स, और ये क्या कहलाती है, हेल्पिंग वर्ब्स में क्या डिफरेंस होता है, वो भी आपको समझ में आ रहा होगा। और दूसरी बात, इनमें एक और कैटेगरी होती है, वो क्या होती है, सेमी मॉडल वर्ब्स। क्या होती है, सेमी मॉडल वर्ब्स। इनको हम डिस्कस करेंगे, या तो ये सेमी मॉडल वर्ब्स कहलाती हैं, या फिर क्या कहलाती हैं, डिफेक्टिव वर्ब्स कहलाती हैं। कैसी वर्ब, डिफेक्टिव वर्ब्स। आगे डिस्कस करेंगे कभी, इस वीडियो लेक्चर में नहीं करेंगे। चलो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। चलिए थोड़ा सा कॉजेटिव वर्ब को समझते हैं। कॉजेटिव वर्ब वास्तव में क्या होती है, ये ऐसी क्रियाएं होती हैं जिसमें कोई भी व्यक्ति क्या होता है, वस्तु इनडायरेक्टली रेस्पॉन्सिबल होती है किसी भी एक्शन के लिए। अब थोड़ा सा आपके मन में डाउट उत्पन्न होगा कि क्या कोई भी व्यक्ति क्या होता है, इनडायरेक्टली रेस्पॉन्सिबल होता है किसी भी एक्शन के होने के लिए। तो थोड़ा सा समझते हैं, दो एग्जांपल्स लेते हैं, उसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। जब मैं कहूं राम रोट अ लेटर, तो आप यहां पर देख पा रहे होंगे ये क्या है, सब्जेक्ट है, और ये क्या कर रहा है, राम ने एक पत्र लिखा। राम ने क्या लिखा भाई, एक पत्र लिखा। राम का जो एक्शन है वो पास ओवर हो रहा है, किस पर हो रहा है, ऑब्जेक्ट पर हो रहा है। राम का जो एक्शन है वो पास ओवर हो रहा है, किस पर हो रहा है, ऑब्जेक्ट पर हो रहा है। लेकिन इसी सेंटेंस को मैं कुछ ऐसे लिखूं,
और क्या होगा इसका, राम ने एक पत्र लिखवाया। इट मीन्स यहां पर राम क्या है, इनडायरेक्टली रेस्पॉन्सिबल है किसके लिए, किसी भी एक्शन के लिए। राम ने स्वयं एक पत्र नहीं लिखा है, बल्कि राम ने किसी से पत्र को लिखवाया है। तो आप कह सकते हो ऐसी वर्ब्स जो जिनमें क्या होता है, सब्जेक्ट सीधा कार्य न करके किसी और से करवाता है, वो क्या कहलाती है, कॉजेटिव वर्ब कहलाती है। कौन कौन सी होती है ये, तो मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। गेट, मेक और हैव, ये क्या कहलाती हैं, कॉजेटिव वर्ब कहलाती हैं। एक दो एग्जांपल और ले लेते हैं। अब थोड़ा सा सेंटेंस को देखें। आई मेड हिम क्लीन द रूम, मैंने क्या करवाया, कमरा साफ करवाया। किससे करवाया, उससे करवाया। क्या मेरा जो एक्शन है वो पास ओवर हो रहा है ऑब्जेक्ट तक, नहीं, मैं बस क्या कर रहा हूं, मेरा जो एक्शन है वो पास हो रहा है किस तक, इस तक, और इसका जो एक्शन पास ओवर हो रहा है किस तक, इस तक। इट मीन्स आप कह सकते हो जिसमें सब्जेक्ट क्या होता है, किसी भी कार्य को करवाने के लिए इनडायरेक्टली रेस्पॉन्सिबल होता है। मैंने क्या नहीं किया, खुद कमरे को साफ नहीं किया, बल्कि मैंने किसी और से कमरे को साफ करवाया। तो ऐसी अवस्था में जो वर्ब्स आपको दिखाई दे रही हैं, ये कैसी वर्ब्स हैं, पॉजिटिव वर्ब हैं। अगर मैं कुछ ऐसे लिख दूं, आई क्लीन्ड द रूम, तो क्या यहां पर ये क्लीन जो है पॉजिटिव वर्ब है, नो, इट इज नॉट अ पॉजिटिव वर्ब। रीजन क्या है, क्योंकि यहां पर जो एक्शन है वो सीधा पास ओवर हो रहा है किस तक, ऑब्जेक्ट तक। किस तक पास हो रहा है, ऑब्जेक्ट तक। मैंने क्या किया, कमरे को साफ किया, मैंने कमरे को साफ किया। ऊपर वाला सेंटेंस क्या कहना चाहता है, मैंने कमरे को उससे साफ करवाया। आई थिंक अब आपकी समझ में आ रहा होगा पॉजिटिव वर्ब्स क्या होती हैं, जिसमें कोई भी कर्ता क्या होता है, इनडायरेक्टली रेस्पॉन्सिबल होता है किसी कार्य को करवाने के लिए। यानी आप इन इजी लैंग्वेज आप कह सकते हो, व्हेन अ सब्जेक्ट क्या नहीं करता है, डज नॉट डू हिज एक्शन, खुद नहीं करता है बल्कि किसी और से करवाता है, वो क्या कहलाती हैं, पॉजिटिव वर्ब्स कहलाती हैं। आई थिंक नाउ दिस इज क्लियर। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा ये थोड़ा समझते हैं इनकॉएटिव वर्ब्स। वास्तव में इनकॉएटिव वर्ब्स क्या होती हैं, जो किसी शुरुआत को, डेवलपमेंट, उसके विकास को, या फिर उसकी अंतिम अवस्था को बताती हैं। यानी जो दशा में परिवर्तन आ रहा है वो उसको दर्शाती है, क्या कहलाती हैं, इनकॉएटिव वर्ब्स कहलाती हैं। ये मेनली क्या होती हैं, तीन होती हैं, कुछ एक कैटेगरी और हो सकती हैं इनकॉएटिव वर्ब्स की, जो मेनली आपको देखने को मिलेंगी, वो गेट, बिकम और ग्रो। एग्जाम्पल देते हैं, इट इज गेटिंग कोल्ड डे बाई डे। आप क्या कहना चाहते हो कि सर्दी दिन प्रतिदिन क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। इट मीन्स आपने किसको दर्शाया भाई, बिगिनिंग को दर्शाया, और फिर आप क्या बताना चाहते हो, उसकी फाइनल स्टेज या फिर डेवलपमेंट को दर्शाना चाहते हो। तो यहां पर जो आप गेट यूज कर रहे हो क्या है, एक इनकॉएटिव वर्ब है। एक और लिख ले सेंटेंस, ही इज बिकमिंग रिचर एंड रिचर। वह क्या होता जा रहा है भाई, धनी और धनी होता जा रहा है। ही इज ग्रोइंग ओल्ड डे बाई डे, वह क्या होता जा रहा है, दिन प्रतिदिन वृद्ध होता जा रहा है। इट मीन्स ये वर्ब किसको दर्शाती है, बिगिनिंग स्टेज को दर्शाती है, और फिर क्या बताती है, उसकी फाइनल स्टेज को दर्शाती है। तो आई थिंक अब ये आपका क्लियर हो गया होगा इनकॉएटिव वर्ब्स क्या होती हैं, जो किसको दर्शाएं, किसी भी चीज की शुरुआत को, फिर उसके बाद उसके विकास को, और फिर क्या उसके अंतिम अवस्था को। तो वो क्या कहलाती हैं, इनकॉएटिव वर्ब्स कहलाती हैं। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, चलिए थोड़ा समझते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब्स को। बहुत ईजी है डिफाइन करना। ऐसी क्रियाएं जिन पर अपने सब्जेक्ट और टेंस का क्या नहीं होता है, कोई प्रभाव नहीं होता है, क्या कहलाती हैं, नॉन फाइनाइट वर्ब कहलाती हैं। कैसी क्रियाएं, ऐसी क्रियाएं जिन पर सब्जेक्ट एवं टेंस का कोई प्रभाव नहीं होता। The verbs
विच डू नॉट गेट चेंज्ड अकॉर्डिंग टू किसके अनुसार भाई, सब्जेक्ट के अनुसार और टेंस के अनुसार। ये मेनली 3 कैटेगरी की होती हैं। नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होती हैं, 3 कैटेगरी में डिवाइडेड होती हैं। पहला कहलाता है आपका इन्फिनिटिव, जेरेंट, और थर्ड कहलाता है आपका पार्टिसिपल। इन पर हम डिटेल में एक वीडियो लेक्चर जरूर बनाएंगे। फिलहाल हम यहाँ पर सिर्फ इनकी एक आउटलाइन सीखने का प्रयत्न कर रहे हैं। थोड़ा समझते हैं। इन्फिनिटिव और जीरेंट दोनों क्या कहलाते हैं, वर्बल नाउन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, वर्बल नाउन। अगर थोड़ा सा आप इसको देखो तो ये क्या कहलाता है, वर्बल एडजेक्टिव। रीजन वर्बल नाउन कहने का, क्योंकि इन्फिनिटिव जो बनता है किसकी तरह बनता है, जब आप क्या कर देते हो भाई, द फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब से पहले किसका यूज कर दो, टू का यूज कर दो, वो क्या कहलाता है, आपका इन्फिनिटिव कहलाता है। और जब आप फर्स्ट फॉर्म में क्या ऐड कर देते हो, आईएनजी ऐड कर देते हो, और वो एक सेंटेंस में क्या करते हैं, फंक्शन करते हैं। किसकी तरह फंक्शन करते हैं, एक नाउन की तरह फंक्शन करते हैं। तो क्या कहलाते हैं, इन्फिनिटिव और जीरेंट कहलाते हैं। एग्जाम्पल ले लें आप, टू एयर इज ह्यूमन। गलती करना किसका कार्य होता है, मनुष्य का कार्य होता है। आप यहां पर कैसे यूज कर रहे हो इसको, सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब के रूप में। वॉकिंग यूजफुल, वॉकिंग इज यूजफुल फॉर हेल्थ। यहां पर आप वॉकिंग को कैसे यूज कर रहे हो, सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। इट मीन्स अब आपका क्लियर हो गया होगा भाई, नॉन फाइनाइट वर्ब्स क्या होती हैं, ऐसी क्रियाएं जिन पर सब्जेक्ट और टेंस का कोई प्रभाव नहीं होता। अब थोड़ा सा एक बात और समझ लीजिए, क्योंकि ये क्या कहलाती है, वर्बल नाउन भी कहलाती है। और वर्बल नाउन कहने का मतलब ये फंक्शन करती है एक सेंटेंस में किसकी तरह, जैसे एक नाउन आ सकती है कहां पर, हम डिस्कशन कर चुके हैं पहले भी थोड़ा सा, सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब के रूप में, ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब के रूप में, या फिर कंप्लीमेंट ऑफ द वर्ब के रूप में। एक बात हमारा कहना, क्या इस पर कोई सब्जेक्ट और वर्ब का प्रभाव नहीं पड़ता है, थोड़ा सा इस बात को समझते हैं। आई लाइक टू डांस, आपका टेंस कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। कौन सा भाई, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। मैंने क्या कर दिया इसको, आई लाइक्ड टू डांस। अब टेंस कौन सा है आपका, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। क्या अगर थोड़ा सा आप देखें तो इस पर कोई प्रभाव पड़ा, सब्जेक्ट क्या था, आई था, आपने टेंस कौन सा बनाया था, प्रेजेंट इंडेफिनिट, लाइक था यहां पर, लेकिन इस पर टू डांस आप लिख रहे हो। और यहां पर देखें सब्जेक्ट आपका आई है, आपने किस में बदलाव किया, टेंस में बदलाव किया, और क्या कर दिया, लाइक्ड पास्ट इंडेफिनिट कर दिया। क्या इस पर कोई प्रभाव पड़ा, इट मींस आप ये कह रहे हो कि भाई जो बदलाव हो रहा है वो फाइनाइट वर्ब में हो रहा है। किस में हो रहा है, फाइनाइट वर्ब में, लेकिन नॉन फाइनाइट वर्ब में कोई भी बदलाव नहीं होता। अब एक और परिवर्तन करके देख लेता हूं मैं इसको लिख देता हूं, ही लाइक्स टू डांस। यानी अब मैंने क्या किया, सब्जेक्ट में बदलाव किया, और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग किस में बदलाव हो गया, फाइनाइट वर्ब में। लेकिन क्या इसमें कोई बदलाव हुआ, इसमें कोई भी बदलाव नहीं हुआ। तो ये क्या कहलाई, आपकी नॉन फाइनाइट वर्ब कहलाई। तो जैसा कि हम पहले बता रहे थे आपको कि नॉन फाइनाइट वर्ब वो होती हैं जिन पर अपने सब्जेक्ट का और साथ ही साथ किसका, टेंस का कोई प्रभाव नहीं होता है। अब थोड़ा सा आगे समझते हैं, पार्टिसिपल क्या होता है। तो आपने क्या लिखा है इसको, वर्बल एडजेक्टिव। इट मींस यह फंक्शन कर रहा होगा किसकी तरह, एक एडजेक्टिव की तरह। यह भी 3 कैटेगरी का होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। यह कैसे बनता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, क्या करते हुए, B1 में आईएनजी जोड़ देने से। यह कैसे बनता है, किसी भी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या कहलाती है, पास्ट पार्टिसिपल कहलाती है। और परफेक्ट पार्टिसिपल बनता है क्या आपका, हैविंग प्लस B3 लगा देने से। एक एक एग्जांपल देख लेते हैं। देख पा रहे हैं कि सिंग द लॉइन, ये किसका कार्य कर रहा है, यहां पर प्रेजेंट पार्टिसिपल का। आपने क्या जोड़ा है, B1 में आईएनजी जोड़ा है। आगे थोड़ा सा आप देखें, आई सॉ वुंडेड सोल्जर, यहां पर जो वुंडेड है वो क्या है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है। आप कह सकते हैं ये किसका कार्य कर रहा है, पास्ट पार्टिसिपल का कार्य कर रहा है। आगे हैविंग फिनिश्ड माय वर्क, यहां पर ये किसका कार्य कर रहा है, पास्ट पार्टिसिपल का कार्य कर रहा है।
आई थिंक आपके अब सारे टॉपिक्स 1 बाय 1 क्लियर हो गए होंगे। आज हमने टाइप्स ऑफ वर्ब को 1 बाय 1 कैटेगरी डिवाइड करते हुए सारी आउटलाइंस देख ली हैं। अगर आपका कोई डाउट रह जाता है तो आप अपने डाउट्स को हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर छोड़ सकते हैं। थैंक यू।